हजरत ये प्रोटेस्ट हुआ है आज, उसके बाद आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या जानकारी देंगे प्रोटेस्ट को लेकर और क्या है? प्रोटेस्ट जो हुआ उसके ताल्लुक से आपको पूरी मालूमात है कि विशालगढ़ जो कोल्हापुर और गजापुर के अंदर जो हादसा हुआ है, मस्जिद पर हमला हुआ है, लोगों के घरों की तोड़फोड़ हुई है, उसके खिलाफ जो एक्शन होना चाहिए, जो मास्टर माइंड्स हैं, जो संगठन उसके पीछे काम कर रही है, उनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ है, उसके प्रेशर के लिए ये प्रोटेस्ट रखा गया था और पीसफुली ये प्रोटेस्ट क्या कहते हैं 4 बजे ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद में क्या कहते हैं, इसके प्रोसीजर है कि क्या कहते हैं प्रोटेस्ट के बाद में प्रशासन तक की अपनी बात पहुंचाने के लिए कलेक्टर तक मेमोरेंडम पहुंचाना है। उसके लिए हमारी पूरी टीम है, पूरी जमात है, वो पूरी टीम और जमात कलेक्टर तक मेमोरेंडम इंशाल्लाह मंडे को लेकर के जाएंगे उनके पास में, और वहाँ भी पूरी तरीके से बात रखी जाएगी और पूरे तरीके से सवाल जवाब होंगे, फिर उनको मेमोरेंडम दिया जाएगा। इसलिए यहाँ पर मेमोरेंडम का हमने प्रोग्राम नहीं रखा है। आपने बताया कि कुछ लोग इसके पीछे हैं, कौन लोग हो सकते हैं जो साजिश की है पूरे घटना को लेकर? ये तो प्रशासन को मालूम होना चाहिए कौन लोग हैं, और पूरे देश में ज़्यादातर इस तरह की हरकत करने वाले बजरंग दल और इस तरह की टीमें ये हरकतें कर रही हैं कहीं ना कहीं, तो इनका शामिल होने में कोई शुबा नहीं किया जा सकता है। लेकिन बाकी प्रशासन के पास में, पुलिस के पास में उनके फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, उनसे वो पूरी जानकारी ले सकते हैं। आपके सवाल पे मैं कुछ बोलना चाहूँगा कि ये जो साजिश है, ये प्री प्लान की गई साजिश है। बाकायदा देखिए, अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर के आप मोर्चा निकालते हो तो उसमें आप हथौड़े, फावड़े, कुदाली, तलवारें लेकर के नहीं जाते हो। प्रशासन से कोई मांग की जाती है तो उसमें इतनी तैयारी के साथ में कोई मोर्चे वाला जाता नहीं है। तो जिस तरीके से मैं यहाँ पर एक बात साफ साफ कह दूं कि विधानसभा चुनाव सर पर है और मराठा आरक्षण का मुद्दा जो इस महाराष्ट्र में गरमाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा भारी पड़ रहा है। तो इस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए शिव प्रेमी शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है और जितने छत्रपति शिवाजी महाराज के चाहने वाले हैं उनका इस्तेमाल करके मराठा आरक्षण को डाइवर्ट करने के लिए ये साजिश के तहत विशालगढ़ पर पहले कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम किया गया और उसके बाद गजापुर पर बाकायदा हमला किया गया। वहां पर मस्जिद है, मुस्लिम संपत्तियां हैं, चाहे दुकान हो, मकान हो, गाड़ियां हो, सबको एक तरफा टारगेट बनाया गया। छोटा सा एक आबादी है, छोटा सा गांव है, रेजिस्टेंस पावर नहीं है। लेकिन सबसे दुख की बात है कि सब कुछ पुलिस के सामने हुआ है। तो ये साजिश ही है और इसमें आमतौर पर अब कई बड़े नेताओं ने नाम ले लिया है। शिव प्रतिष्ठान के संभाजी उर्फ मनोहर भिड़े इनका, कि ये इनके धारकरियों का काम था। तो अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जैसे कि अब मेरे बाद में हमारे एडवोकेट कबीर चौधरी बताएंगे हमारे मेमोरेंडम में जो हमारी मांगे हैं तो वो क्या है। तो ये साजिश है और कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ है मराठा आरक्षण से। मराठा आरक्षण से पूरा ध्यान हटाने के लिए ये एक राजनीतिक साजिश करके मुसलमानों को चारा बनाया जा रहा है। मुसलमानों को चारा बना करके शिव प्रेमी चिल्ला करके मराठा समाज को वर्गलाने का काम किया जा रहा है। जबकि हाल ही में आज ही इतिहासकार इंद्रजीत सावंत जी का आप वीडियो देखेंगे तो छत्रपति घराने का और दरगाहों का क्या रिश्ता है, कितना पुराना रिश्ता है, वो आप सबको पता चलेगा। कबीर भाई का ले लो, मैडम का इन। कबीर भाई, क्या मेमोरेंडम देने वाले, क्या क्या आपने पॉइंट उसमें? पहले तो तमाम मीडिया वालों का थैंक यू वेरी मच। पहले तमाम मीडिया साथियों का पहले बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग आए और कीमती टाइम दिया आप लोगों का। बहुत ही शर्मनाक हादसा, ये महाराष्ट्र की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि किसी धार्मिक स्थल पर घुस के इस तरह से कुरान को जलाया गया, मस्जिद को तोड़ा गया। बहुत शर्म की बात है। बीइंग अ महाराष्ट्रियन, हम लोग भी महाराष्ट्रियन है। अफसोस होता है कि महाराष्ट्र ऐसे स्टेट में ये इतना बड़ा हादसा और डबल इंजन की सरकार होने के बाद हो रहा है। बड़े अफसोस की बात है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, सॉरी। उसके बाद मैं बता दूं कि हमने मेमोरेंडम कलेक्टर को और म्यूनसिपल कमिश्नर ऑफ पुलिस थाना को देना है मंडे के दिन। उसमें हम लोगों ने 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट रखे हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि कंपनसेट करे स्टेट गवर्नमेंट जो लोगों का मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज का डैमेज हुआ, गाड़ी, घर, जान माल का जो नुकसान हुआ उसको कंपनसेट करे अर्जेंट बेसिस पे। मस्जिद का भी जो कंपनसेशन है, जो नुकसान हुआ उसको भी कंपनसेट करे। दूसरा ये डिमांड है कि 120 में जो आईपीसी की पुरानी सेक्शन थी, अब भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 61, 57, 111 और 119 के तहत इन्वेस्टिगेशन
इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और जो लोग इसके पीछे है उनके खिलाफ प्रॉपर गुना दाखिल होना चाहिए, क्योंकि 400-500 लोग एक जगह से निकलकर, विशालगढ़ से निकलकर गाजापुर 6 किलोमीटर दूर जाकर उसी टेन्योर में इतना बड़ा इंसिडेंट करते हैं और पुलिस प्रशासन को ये बात की इंफॉर्मेशन नहीं है या बिगर प्लानिंग के इतना बड़े मॉब जमा होता नहीं है। तीसरी बात ये है कि शिव प्रतिष्ठान के जो फाउंडर है संभाजी भिड़े, हमारी प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि 1 जनवरी 2018 को इसने कोरेगांव पार्क में भी हमारी दलित समाज के लोगों के साथ में जुल्म किया था। ये बार बार उग्रवादी आदमी है, बार बार ऐसे डिफाइन करने वाले हैं और ये टेरर अटैक करवाता है, मॉब लिंचिंग्स करवाता है और ये ड्रामा करवाता है कि जो एक्चुअल डेवलपमेंट के और विकास के मुद्दे उससे दूर होकर हम वोट रिलीजियस बेसिस पे दें। और इसी के लिए हमें ये रिक्वेस्ट है कि इस पे संभाजी भिड़े पे इन्वेस्टिगेट करके उसकी संस्थान को बैंड किया जाए और उस पर गुना दाखिल होना चाहिए। और चौथी मांग है कि इस्लामोफोबिया के नाम से, मुस्लिम और रिलीजियस के नाम से जो वोट मांगने के लिए डिवीजन क्रिएट करके ये राजनीति चल रही है, इस पर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाए और उसको बारीक करे कि कोई भी रिलीजियस के डिमांड पे वोट नहीं मांगे और डिमांड करके या किसी की रिलीजन को बदनाम करके डिवीजन ऑफ वोट नहीं करे। डेवलपमेंट पे बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करें, एजुकेशन पे बात करें। ये 4 मांगे लेके हम कलेक्टर के पास जाने वाले हैं। मैडम, आज अवार्ड साहब भी वहाँ पर गए हुए हैं। अवार्ड साहब निकले थे तो वहाँ मुमरा के भी कुछ लोग थे उनके साथ में, लेकिन उनको रोका है बीच में क्योंकि वहाँ पर 144 धारा वहाँ पे लगे तो वो नहीं जा सकते हैं वहाँ पर। और सबसे पहले मैं एक शहरी, एक भारतीय नागरिक और संविधान को मानने वाली इस हिसाब से इस बात का मैं बहुत ही निषेध करती हूँ कि किसी भी, हर धर्म को हमारे संविधान ने अपनी अपनी तरह से जीने का, इबादत पूजा करने का एक प्रावधान दिया है और मुझे नहीं लगता कि इवन द स्टेट हैज़ एनी राइट टू टेक इट अवे फ्रॉम देम। इस तरीके से, इतने घिनौने तरीके से कोई हिंदुत्व हमारा ऐसा नहीं हमें सिखाता। किसी भी हमारे रिलीजियस बुक में ये नहीं लिखा है कि दूसरों के धर्म के बारे में आप इतना इनटॉलरेंट रहो। ये सेम गोधरा का रिपीटेशन नहीं लग रहा आपको? दिस इज द सेम थिंग। और गोधरा में हमारे महामहिम वहाँ पे सीएम थे। अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली और कोइंसिडेंटली नाउ इज लीडिंग द कंट्री। सिचुएशन इज द सेम, इनफैक्ट इट हैज बिकम वर्स्ट। और पहले मुझे ऐसा लगा था शायद ये एक साजिश नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अभी समझ में आ रहा है। और आज आपको अगर पता होगा, सातारा में हमारे सीएम भी गए हैं, वहाँ वो जो बाघ नख है उसका बड़ा रथ में यात्रा, आई डोंट नो क्या हो रहा है ये। अरे इधर जनता को आप ये बहन वो भाई ये करके एक तरीके से उनको यहाँ उलझाए रखा हुआ है। जैसे अभी इन्होंने बोला रफीक भाई ने कि जरांगे पाटिल बहुत उनको हावी हो रहे हैं, तो अभी कुछ नहीं बचा तो आखिर में फिर से ये लोग अपने अपने जान पे आ गए एंड अगेन दे हैव स्टार्टेड कम्युनल डिवीजन। मैडम, विशालगढ़ के अंदर जो घटना हुई थी उसको लेकर आज मुमरा में विरोध प्रदर्शन हुआ। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पे उतरे और ह्यूमन चेन बना के अपना विरोध जाहिर किया। तो आज का जो प्रोटेस्ट था उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं भी खड़ी थी, मैं ह्यूमन चेन का एक हिस्सा थी। वही हमें बोलना चाहिए। देखिए, ह्यूमन चेन वो जो वर्ड है ना, वो अपने आप में ही जताता है कि ह्यूमन और चेन। सो हम लोग सारे इंसान हैं सबसे पहले, और फिर हमने अपने अपने धर्म को चूज किया है, या हम उन माँ बाप के पेट से पैदा हुए। सो ऑब्वियसली इट बिकम्स माई रिलीजन बाय डिफॉल्ट। सो मैं ऐसा बोलना चाह रही हूँ कि आज मुमरा के जनता ने बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से, बहुत ही शांतिपूर्वक और बहुत ही साझा तरीके से अपने इस प्रोटेस्ट को अंजाम दिया है। एंड मैं हर एक को थैंक यू बोलना चाहूंगी और कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी। मैं आपको एक इंसिडेंस बताती हूँ। 2 जन रुक गए, एक बेचारे रिक्शा चला रहे थे और उन्होंने मुझसे थैंक यू कहा। इट्स सो सैड। मतलब क्यों? मतलब मैं एक हिंदू हूँ और इसलिए मैं आई हूँ कि किसी दूसरे रिलीजन के लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ है तो मैं उस चेन में खड़ी हूँ, तो मैं एहसान नहीं कर रही हूँ उन पे। मुझे देश में हमारे यहाँ पे अमन चाहिए, शांति चाहिए और हर एक को अपने तरीके से जीने की आज़ादी चाहिए। यही हमको बचपन से आज तक सिखाया गया है। इसके बाद कभी भी ऐसा होगा
तब हम हमेशा शांतिपूर्ण प्रदर्शन में जाएंगे, चाहे वो किसी भी के भी ऊपर हुए जुल्म के खिलाफ। क्या बात साहब कुछ बोल रहे हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो तंजीमें मुस्तकिल हमारे पूरे मुल्क के अंदर माहौल बिगाड़ने का काम कर रही हैं, इन तंजीमों पर बैन होने की बात क्यों नहीं करते? मैं उम्मीद करता हूँ कि मैडम इस वक्त आई हुई हैं, ये अपनी ज़ुबान से खुद कहेंगी कि चाहे आरएसएस हो चाहे बजरंग दल हो, इनके ऊपर बैन लगना चाहिए। अगर ये साजिश के तहत पूरा प्लान रच करके पूरे मुल्क का माहौल ख़राब करने के लिए कह रहे हैं, तो ये जो माहौल ख़राब हो रहा है इसके पीछे ज़रूर कहीं ना कहीं इन तंजीमों का हाथ है और ये पूरे मुल्क के अंदर माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। तो जो लोग भी इनको संरक्षण दे रहे हैं, इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं, हम डिमांड करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, हुकूमत में बैठे लोगों से कि ऐसी तंजीमों पर बैन लगाई जाए। और हमारे साथ इंशाल्लाह मैडम भी ये कहेंगे कि आरएसएस बजरंग दल इन तंजीमों पर बैन लगाई जाए। आप उनसे पूछ लें। पहले कह चुके कोई भी रिलीजियस आउटफिट के साथ जुड़ा होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर तुम अपने रिलीजन के सहारे या उस सेंटिमेंट्स को भड़काकर अगर दूसरे के मजहबों के फॉलोअर्स को तकलीफ पहुंचा रहे हो, तो अगर सिमी गलत थी तो ये लोग भी तो गलत ही है ना, ये कौन से सही है? सो आई फील द जस्टिस शुड प्रिवेल फॉर एवरीबॉडी। उसमें जात पात नहीं आना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। बैन लगना चाहिए। हाँ ऑब्वियसली, इसीलिए मैंने कहा कि अगर कोई दूसरा आउटफिट होता है तो हम कहते हैं कि इनको बंद करो या इनकी गतिविधियां रोको, तो प्लीज फॉर गॉड सेक इनको भी रोको। और अभी अगर आप देखोगे एक्स पर इनके जो स्टेटमेंट्स है विच आर वेरी ऑब्जेक्शनेबल। आज हाईकोर्ट ने तो चलो अच्छी बात की कि उन्होंने रोक दिया है, और आपको पता है ये एक टेक्निकल मामला है कि जो बंदिश क्षेत्र है वो भी इन्होंने उसका दायरा बढ़ा दिया है, विच इज नॉट अलाउड। मतलब जो ओरिजिनल जो रहता है प्रोहिबिटेड एरिया, उससे ज्यादा इन लोग ने उसको सीमा बढ़ा दी है उसकी। सो एंड आई एम थैंकफुल टू द हाई कोर्ट ऑल्सो कि उन्होंने आगे जो भी कुछ हो सकता था उसे फिलहाल के लिए रोक दिया है। और मैं सभियों को बोलना चाहूँगी जो भी ये चैनल देख रहे हैं कि प्लीज़ इनके झांसे में मत आइए। सालों से हम लोग साथ में थे, इसके बाद भी साथ में रहेंगे। आप अपने रिलीजन के साथ रहिए, मैं मेरे साथ रहूँगी, लेकिन जब हम बाहर आते हैं तो हम सब एक साथ इस देश को आगे लेके जाएंगे। बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ।